हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यूपीटेट का आप तो फॉर्म भी भाई फिलअप होने लगा। और फॉर्म फिलअप का जो डेट था उसमें देख रहे हैं आपके सारे सेगमेंट ओटीआर सारी चीजें जनरेट होने लगी। तो आप सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फॉर्म यूपीटेट का आया भी, फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। आप जबरदस्त तरीके से अपने इस यूपीटेट के सेगमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो एक बार तैयारी भी भाई जबरदस्त तरीके से आप सभी के द्वारा किया जाए कि भाई रिजल्ट भी सुनिश्चित हो और आप सफल भी हो। तो टीचर्स एकेडमी परिवार पर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सीडीपी के सेगमेंट की, बाल विकास के सेगमेंट के। और लगभग हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में 200 प्लस प्रश्नों को देख चुके हैं। और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेशन से ही आप इतने प्रश्नों को कवर कर लेंगे जितना कि आपको भाई यूपी टेट में 30 कवर अप का एक श्योरिटी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन की। और प्रैक्टिस सेशन में देखते हैं आज के पहले प्रश्न। और भाई प्रश्न तो आप जानते ही हैं कि लगातार बेहतर प्रश्नों की एक श्रृंखला जो आपका चल रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है भाई यूपी टेट हर प्रश्न होगा आपके प्रैक्टिस सेशन से कवर। तो आप कुल मिला करके प्रैक्टिस सेशन के साथ भी लगे रहें और अपनी तैयारी को भी सुनिश्चित करते रहें। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? 6 to 8, 1 to 5 में एक दो प्रश्न आपके व्यक्तिगत विभिन्नता का देखने को मिलता ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि बाल विकास में बालकों की अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता, उनके विचारों में विभिन्नता आपको देखने को मिलता है। तो देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। सेकंड कहता है यदि दो कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। ऑप्शन थर्ड करता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऐसा बेहतर ऑप्शन आपको दिख रहा है जो व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार सभी लोग सेशन के साथ जबरदस्त तरीके से जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर खुल चुका है मेरे भाई। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ को हम लोग भाई व्याख्या देखते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है पहले तो हम लोग ये समझे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ में आप ये देखेंगे कि कोई दो बालक या कहेंगे कोई भी बालक एक दूसरे बालक के समान नहीं होता। चाहे वो शारीरिक पक्ष पे हो, भावात्मक पक्ष पे हो, क्रियात्मक पक्ष पे हो, संवेगात्मक पक्ष पे हो। जैसे कोई दो बालक अगर एक ही निश्चित समय पर अगर जन्म लिए और दोनों अपना वृद्धि एवं विकास के क्रिया में निरंतर चल रहे हैं, फिर भी उन दोनों बालकों का कोई भी क्षमता आपको एक समान देखने को नहीं मिलता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता कहता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। ये कैसे भाई? ये किसी भी दशा में एक जैसे नहीं हो सकते। चाहे उनके सोचने की क्षमता हो, चिंतन की क्षमता हो, विचारों के आदान प्रदान की क्षमता हो, अधिगम की क्षमता हो, ये सभी क्षमताएं क्या होगी? एक दूसरे से भिन्न देखा जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान पर प्रयोग करके किया था। इवान पी पावलोव सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान पर प्रयोग करके किया था। ममता गिरी जी, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे बच्चे। चलिए आप लोग सेगमेंट के साथ समय से और निरंतर जुड़े रहें। प्रश्न ये कहता है पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था?
ऑप्शन है खरगोश, चूहे, कुत्ते और बंदर पर। तो ध्यान देंगे इवान पी पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी प्रतिक्रिया अनुबंधन सिद्धांत का उपनाम है भाई, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो प्रयोग किया, ये प्रयोग किस पर किया मेरे बच्चे? ये प्रयोग किया गया कुत्ते पर। कहीं कहीं आपको लिखा और दिखेगा मेरे भाई कि कुत्ते के लार ग्रंथियों पर या कुत्ते के लार ग्रंथि से संबंधित इन्होंने प्रयोग किया था। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? तो कहेंगे पावलोव रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बेटे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये मनोवैज्ञानिक कम बेटे ये पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे, पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या है? शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड कहता है एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए। एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधि और सामग्री का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यवसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ आप क्या देखते हैं? शिक्षा का जो समान अवसर है, जो समावेशी शिक्षा में भी आप देखते हैं, आरटीई 2009 में भी देखते हैं, तो शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 213 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें। शिक्षा का समान अवसर के साथ आप क्या समझते हैं? शिक्षा का समान अवसर से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान देंगे, शिक्षा का समान अवसर एक ऐसी अवसर है मेरे बच्चे जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय को किसी भी बिना भेदभाव के बालकों को एक समान शिक्षा मिले, ये शिक्षा का समान अवसर है। चाहे वह बालक किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो या किसी भी संस्कृति का वो अनुकरण करता हो, वह बालक एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसमें बेटे क्या है कि बिना जाति, रंग और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा किसे मिलनी चाहिए? सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय। क्लियर है? चले, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत रिक्त स्थान पर बल देता है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत रिक्त स्थान पर बल देता है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों को, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यकता समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देगा? हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बुद्धि के सिद्धांत में आप लोग पढ़ते हैं, तो हावर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में कुल 7 बुद्धियों की चर्चा की। वर्तमान में वह बुद्धि 9 बुद्धि पर आकर अटका हुआ भाई, रुका हुआ है। तो हावर्ड गार्डनर ने जो वर्तमान में 9 बुद्धि सुझाए हैं, वह बुद्धि किस पर बल देगा? क्वेश्चन नंबर 214 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हावर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण प्रवृत्ति की बुद्धि पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग अलग बुद्धि और मत के साथ चलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 214 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 214 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अंशु यादव जी गुड मॉर्निंग बच्चे। चले, हावर्ड गार्डनर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। प्रतिभाशाली बालकों को कैसे मानते हैं आप? कौन होते हैं प्रतिभाशाली बालक? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी।
क्वेश्चन नंबर 215 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं बहुत परिश्रमी नहीं होते, बहिर्मुखी नहीं होते, बल्कि होते क्या है मेरे बच्चे, अपसारी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो चिंतन है विस्तार देता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? अपसारी चिंतक के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अंशु यादव जी वेरी गुड, 215 का 2। ममता गिरी जी 214 का डी, वेरी गुड। चलिए सेशन के साथ ऐसे ही कमेंट करते रहे भाई। विद्यार्थियों या विद्यालयों को किसके लिए व्यक्ति विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट कहता है वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 216 देखेंगे, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन आपका कहता है व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 216 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 216 के लिए क्या कहेंगे भाई? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा इसलिए करना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि बच्चों के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य नहीं है, समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। क्योंकि बालकों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इन व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर आप कम करेंगे तो मतलब यह है कि कक्षा कक्ष में एक समान शिक्षा प्रणाली या एक समान अधिगम की क्रिया प्रारंभ होगी। और जब एक समान शिक्षा की क्रिया प्रारंभ होगी तो देख सकते हैं कि बालकों में क्या ऐसी अयोग्यता है, क्या योग्यता है जिससे बालक सीख रहे हैं और जिससे बालक सीखने में अयोग्य घोषित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 216 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। हो सकता है बालक विभिन्न संस्कृतियों से भाषाई अयोग्यता के कारण भी बालक अधिगम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, बालक की मानसिक योग्यता उनकी रुचि के कारण वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये आपको कमी करनी होगी। 216 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन आपके पास है प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थियों की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थियों की शिक्षा का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, पियाजे संबंधी कार्य। बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 217 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बुद्धि के मापन में क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कहेंगे बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो कहेंगे लगने वाला समय जो है ये आप यूज कर सकते हैं, विद्यार्थियों के अनुकूलन क्षमता को भी यूज कर सकते हैं। सही उत्तर होगा मेरे बच्चे कि विद्यार्थियों के शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता ये बुद्धि मापन में आपके द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। बुद्धि मापन में आप विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की जो योग्यता है, ये योग्यता बुद्धि मापन में कहीं भी प्रयोग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 217 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। प्रश्न पूछ रहा है बुद्धि मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो बुद्धि मापन में आप प्रयोग कर सकते हैं भाई। कैसे? जैसे कि बालक प्रश्नों में कितना समय ले रहा है सॉल्व करने में, उस बालक की अनुकूलन क्षमता उसके बुद्धि मापन पे असर देगा। पियाजे संबंधी कार्य, पियाजे के संबंधी का मतलब उसके संज्ञानात्मक विकास की चर्चा कर रहा है, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4
इसका चयन ना करें। बालकों के संज्ञानात्मक विकास संबंधी ये कार्य है, ये आपके बुद्धि से संबंधित हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे विद्यार्थी की शिक्षक का जो ध्यान आकर्षित करने की योग्यता है, ये जो योग्यता है ये बुद्धि मापन में नहीं जोड़ा जा सकता। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ध्यान देंगे, ऑप्शन 4 कहता है मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। क्वेश्चन नंबर 218 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे बेटे, मूल्यांकन का प्रकार नहीं हो सकता। जब आप एक मानक निर्धारण कर देंगे, वह मूल्यांकन का प्रकार नहीं हो सकता। बाकी आप मूल्यांकन के लिए पहले निर्माण करेंगे, बालकों की क्षमता के अनुसार उसको योगात्मक रूप में जोड़ेंगे, और जब कंटिन्यूअस रूप में आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, ये मूल्यांकन का प्रकार होता है। इसलिए कहेंगे मानक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 218 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? चले, नेक्स्ट प्रश्न कहता है शैशव काल की अवधि होती है, शैशवा अवस्था की अवधि कितनी होती है मेरे बच्चे? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष तक। शैशवा काल की आयु कितनी होती है? शैशवा अवस्था की आयु निर्धारण कितनी की गई है भाई? तो शैशवा काल का जो आयु निर्धारण किया गया है, जन्म से 1 वर्ष तक नहीं होता, 3 वर्ष तक नहीं होता, 2 से 3 नहीं होता, बल्कि जन्म से कितना होता है? 2 वर्ष होता है शैशवावस्था की आयु। कहते हैं जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष शैशवा, बाल्या, किशोरा की चर्चा की जाती है। जब आपसे पूछे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, तो आप कहते हैं क्या बेटा? 6 से 9, 9 से 12 की ओर आप बांटते हैं। चले, शैशवा काल की अवधि कितनी हो जाएगी? जन्म से 2 वर्ष तक इस ऑप्शन के अनुसार है भाई। चले, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। चलिए, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में रिक्त स्थान बुद्धि क्या है बेटा? उच्च स्तरीय है। अब ये आप चर्चा करें कि राघव में कौन सी बुद्धि है भाई? स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिबोध बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, या भाषाई बुद्धि? ध्यान देंगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार राघव में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? इस प्रश्न को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 220 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपने क्या मारा मेरे बच्चे? आपने ऑप्शन दिया कि सर 220 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा संगीतमय बुद्धि जो है वह बालक में ज्यादा पाया गया, राघव में ज्यादा पाया गया। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्तियों में एक विलक्षण प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। वह विलक्षण प्रकार की बुद्धि बालकों के व्यवहार में दिखाई देता है। तो एक अध्यापक ने, कक्षा अध्यापक ने राघव के संपूर्ण व्यवहार में इस बुद्धि को देखा, इसलिए कहेंगे राघव में विलक्षण प्रकार की बुद्धि है, उच्च स्तरीय बुद्धि है। क्लियर है? चले, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रुस का, डेवहल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कोटेशन किसका है, यह कथन किसका है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा? क्रो एंड क्रो महोदय ने यह विचार प्रस्तुत किया। चलो, विकास का अर्थ क्या है? विकास के अर्थ से आप क्या समझते हैं? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास के अर्थ से आप क्या समझते हैं? विकास का अर्थ क्या है? एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे भाई। विकास का अर्थ से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 222 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है। ये क्या है बेटा? यही विकास को प्रदर्शित करता है, क्योंकि बालक जितना मोटिवेशन के साथ, जितना अपने पूर्व अनुभव को जोड़कर अपना विकास करता है, यही उस बालक का विकास का अर्थ दर्शाता है। विकास क्या है बेटे? विकास का अर्थ होता है कि बालक निरंतर दिन प्रतिदिन अपने संज्ञानात्मक, अपने शारीरिक, अपने भावात्मक में अपने पूर्व अनुभवों, पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नवीन ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा हो, वही विकास का अर्थ प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 222 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। आप सभी लोग अपने प्रश्नों के सही उत्तर का जोड़ करते रहेंगे और लास्ट में आप सभी बताएंगे कि आज के इस 30 प्रश्नों में आपके द्वारा कुल कितने प्रश्न सही किए गए हैं। चलिए, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? मनोविज्ञान के बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? टाइडमैन, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन या सिगमंड फ्रायड? बहिर्दर्शन विधि के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहिर्दर्शन विधि को देने वाले व्यक्ति कौन है भाई? जेबी वॉटसन इज द राइट आंसर। व्यवहारवाद के जनक जो है वही आपके बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। और बहिर्दर्शन विधि में अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है, व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगर बहिर्दर्शन विधि में व्यवहारों का अवलोकन करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है, तो व्यवहार का जनक कौन होगा बेटा? व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन। तो बहिर्दर्शन विधि के भी जनक कौन हो जाएंगे? जेबी वॉटसन इज द राइट आंसर। चले, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? ऑप्शन आपके पास है 1900, 1920, 1930 या 1940। तो ध्यान देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप 1920 में जेबी वॉटसन के द्वारा जो प्रयोग किया गया अपने पुत्र पर, आप कहेंगे व्यवहारवाद के प्रयोग के समय ही शिक्षा मनोविज्ञान अपना स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। क्वेश्चन नंबर 224 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? कोलेसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसे मानते हैं? कोलेसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? अरस्तु से, सुकरात से, प्लेटो से या लॉक से? कोलेसनिक महोदय शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? अरस्तु से मानते हैं, सुकरात से मानते हैं, प्लेटो से मानते हैं या लॉक से मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 225,
तो कोलेसनिक महोदय शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक या आरंभ के रूप में मानते हैं, वो अरस्तु महोदय के समय काल से मानते हैं। अरस्तु महोदय को मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो आरंभ करता है, प्रारंभ करता है, वो कौन है भाई? अरस्तु महोदय है। क्लियर है? चले, सीखना किससे प्रभावित होता है? सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से? सीखना किससे प्रभावित होता है? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से? सीखना किससे प्रभावित होता है? तो ध्यान देंगे, किसी भी बालक का सीखना प्रभावित होता है उसके प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 226 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। सीखना प्रभावित किससे होता है? प्रेरणा से। सीखना आपके आत्मा से प्रभावित नहीं होता, मन से नहीं होता। सीखना बुद्धि के द्वारा बढ़ाया जाता है, अधिगम को बढ़ाया जाता है, लेकिन प्रभावित किससे होगा बेटा? प्रेरणा से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 226 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है। साइकोलॉजी शब्द सॉरी, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है। चलें, साइकिलोगस, साइकिलोगास, साइकिलोगोस और साइकिलोगास। चलें, किन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी बना है? साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ध्यान देंगे, जब हम लोग साइकोलॉजी का बंटवारा करते हैं तो साइकोलॉजी की जो बंटवारा है, ये बंटवारा पहली बार किसने किया मेरे बेटे? तो कहते हैं साइकोलॉजी का विखंडन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? गैरिट महोदय हैं। और उन्होंने कहा है कि बेटे एक होता है साइकी और दूसरा होता है क्या बेटा? लोगस। साइकी का अर्थ क्या हो जाता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या हो जाता है? अध्ययन करने वाला। तो ध्यान देंगे, साइकी और लोगस जो है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक या यूनानी भाषा से मिलकर बना हुआ क्या है बेटा? अंग्रेजी भाषा का यह शब्द है साइकोलॉजी। ध्यान देंगे, गैरिट महोदय ने साइकोलॉजी शब्द का पहला विखंडन किया और साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है क्या? साइकी और लोगोस। तो साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 227 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप कहां है भैया? साइको है ये साइको नहीं, साइकी होता है, साइकी। और एक होता है लोगोस, लोगास नहीं होता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 227 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित किया किस मनोवैज्ञानिक ने? बताया है। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? ऑप्शन फर्स्ट है सिगमंड फ्रायड ने, स्टर्न ने, जेम्स डेवर ने, अरस्तु ने। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? फर्स्ट है फ्रायड, स्टर्न, जेम्स ड्रेवर या अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 228 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया के रूप में बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोवैज्ञानिक कौन है बेटे? स्टर्न महोदय हैं। स्टर्न महोदय का मानना था कि जो खेल है वह बालक का ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया है। जो प्रेरित है, जो बालक अपने खेल को संचालित करता है, या बालक स्वयं के प्रेरित होकर खेल के साथ जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 228 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से समाज नीति विधि के प्रणेता कौन है? निम्नलिखित में से समाज नीति विधि का प्रणेता कौन है? ऑप्शन देखेंगे, लिखा हुआ है भाई हार्बर्ट, जीन पियाजे, जे एल मैरानो या एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। समाज नीति विधि को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है?
समाजमितीय विधि से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन है? समाजमितीय विधि से जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे तो ध्यान देंगे। समाजमितीय विधि देने वाली जो प्रणेता है, प्रतिपादक है, J.L. मैरोनो इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 229 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। समाजमितीय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समाजमितीय विधि के प्रतिपादक के रूप में मोरेनो महोदय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 229 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? अभी मैं सबसे मिलूंगा लास्ट में, सभी लोग कमेंट करते रहें। अब समझ लेंगे कि ये जो आपका सेक्शन, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अब आप पूरी टेट के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर उपस्थित रहूंगा जिससे कि लगभग आपके प्रश्न अब यूपी टेट में टकराए और यूपी टेट में वो प्रश्न आने की प्रबल संभावना हो। क्लियर है? चले, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां कौन सी है? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, सामाजिक शक्ति या उपयुक्त सभी? बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 230 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 230 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो ध्यान देंगे, जब बालक खेल खेलता है, खेल के लिए बाहर निकलता है, तो खेल के माध्यम से शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी मजबूत होता है, सामाजिक रूप से भी बालक जुड़ता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 230 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे, कि उपयुक्त सभी ऐसे ऑप्शन हैं जो बालकों में शक्तियों के रूप में विकसित होता है खेल माध्यम से। इसलिए ध्यान देंगे, बालकों को खेल खेल में सिखाया जाता है, खेल खेलने के लिए भी समाज के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है। क्लियर है? 230 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दिया जाता है? गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा, उपरोक्त सभी? मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों को शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? चलिए प्राइमरी वाले फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दिया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। मारिया मॉन्टेसरी विधि में शिक्षा पद्धति जो है किस माध्यम से दिया जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी विधि में जो शिक्षा है वो सभी माध्यमों से दिया जाता है। बल हल्का सा गाना की धुन बजा दे, भोजपुरी गाना बजा दे बढ़िया, जिसमें बजता रहे, खुशनुमा माहौल हो। बालकों को खेल खिलाए, खिलौना दे, और बालकों को उपहार के रूप में टॉफी भी दे, ताकि वो आपके अधिगम के साथ निरंतर जुड़े रहें। नहीं तो भैया आधा घंटा बाद वो अपनी मम्मी को याद करने लगेगा। उसको आप जैसे भी कक्षा कक्ष के साथ, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के साथ उस बालक को जोड़ सकते हैं, जोड़े रखें, क्योंकि बालक अगर उस विद्यालय में, उस पद्धति में जुड़ा है, इसका मतलब यह है कि वह बालक क्या है बेटा, अपने रुचिकर विषय वस्तु के साथ चल रहा है। तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में उस विद्यालय में हल्के धुन में गाना भी बजेगा, खेल भी बालक खेलेगा, उसे टॉफी या पजीरी भी मिलेगी। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 231 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। अरे हम लोग जब प्रारंभ में गांव वाली एक जो पद्धति आई थी, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी भी एक प्रकार का मारिया मॉन्टेसरी पद्धति ही था। जब हम लोग पंजीरी खाया करते थे, टॉफी खाया करते थे। इसीलिए देखिए भारत सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी पद्धति को फिर से विकसित किया जा रहा है, आंगनबाड़ी पद्धति को पूरा नवाचार का रूप दिया जा रहा है। ये कारण क्या है बेटे? ये पद्धति ऐसी है जो मारिया मॉन्टेसरी से जुड़ी हुई है। क्लियर है? चले, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 232 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 232 में देखेंगे, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो कहेंगे संबंधवाद का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, पुनर्बलन भी अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन डॉपलर का सिद्धांत अधिगम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 232 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से डॉपलर का सूज का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 232 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। अब हम लोग अपने सेशन के लास्ट की ओर चल रहे हैं, लगभग 8 प्रश्न बचे हुए हैं। आप सभी के द्वारा पूरी कमेंट बॉक्स को भर दिया जाए भाई, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए हैं, बागले, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलोव। सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 233 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए हैं, बागले महोदय, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलोव। तो ध्यान देंगे पहले बेटे कि सबसे पहले इसने एक शब्द डाल दिया कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो भैया आप आंख मूंद के मारेंगे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत सारे पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए, लेकिन 1913 में एक प्रयोग उन्होंने किस पे किया बेटा? बिल्ली पर किया, जो सर्वाधिक प्रचलित हुए। क्वेश्चन नंबर 233 का जो सही ऑप्शन होगा भाई, थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर। भाई कोहलर जर्मनी से थे, पावलोव रूस से थे। आप क्यों इस प्रश्न को पहले समझे, ये प्रश्न पूछ क्या रहा है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय हैं। पावलोव का चयन आप रूस के लिए करेंगे, कोहलर का चयन आप कहां के लिए? जर्मनी के लिए करेंगे। सब अदर स्टेट अदर देश में आप जाएंगे, लेकिन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का आप चयन करें। क्लियर है? चले, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? हल का, स्किनर का, कोहलर का या थॉर्नडाइक का? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? हल का, स्किनर का, कोहलर का या थॉर्नडाइक का? क्वेश्चन नंबर 234 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बेटे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो आपके बंध मनोविज्ञान और संयोजनवाद से जुड़े हैं? तो आप सीधे कहेंगे बेटे संयोजनवाद का सिद्धांत, बंधनवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है बेटा? और एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 234 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप कहेंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के उपनाम के संयोजनवाद का जाना जाता है। क्लियर है? बिल्ली पर किए थे। हाँ बेटे बिल्ली पर किए थे। जब आप कहीं बिल्ली देखे तो कस के चिल्लाया करिए, वह देखा बिलैया जात है, तो थॉर्नडाइक ना जाते, बिल्ली जाते भैया। अगर कुत्ता देखे तो पावलोव को आवाज दिया करिए आप लोग। चलें, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकमल परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 235 का देखेंगे तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत शिक्षा में अनुप्रयोग है बेटा स्थिति को स्पष्ट करने में, अधिगम स्तर के अनुकूलन परिस्थितियों का निर्माण करने में, स्वक्रिया द्वारा खोज या समस्या समाधान निकालने में। तो क्वेश्चन नंबर 235 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी सही है। उपयुक्त ऑप्शन सभी ऐसे ऑप्शन हैं जो गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 235 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? राधे राधे। चलिए, सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन फर्स्ट कहता है व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मन स्थापी बालकों को प्रशिक्षण देना, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 236 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा उपयोग नहीं है बेटा? अनुप्रयोग नहीं है। तो ध्यान देंगे हम लोग, सक्रिय अनुबंधन का जो शिक्षा में अनुप्रयोग नहीं है वो अनुप्रयोग कहेंगे कि बेटा व्यवहार को उपयुक्त रूप देना, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 236 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। सक्रिय अनुबंधन के द्वारा व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, ये शिक्षा में कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा है? तो एक आदर्श अध्यापक में लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार और विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 237 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 237 का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चले, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? डिवी का, गिलफोर्ड का, क्रूज का या रॉस का? क्वेश्चन नंबर 238 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह विचार किसका है भाई? तो ध्यान देंगे, यह विचार देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, यह मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? रॉस महोदय इज द राइट आंसर। रॉस महोदय का मानना था कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? चले, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे। ध्यान देंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे। 239 का सही उत्तर क्या होगा? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च आईक्यू लेवल वाले बच्चे भी सृजनशीलता में, क्रिएटिविटी में उच्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 239 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 239 के सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। अब ध्यान देंगे, उच्च बुद्धि लब्धि वाला अगर बालक है तो अच्छा अंक तो ले लेना होगा गुरुजी। अगर मान ले कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक है तो बुद्धि लब्धि उनके अच्छे अंक पर ही तो आप चयन करेंगे। विश्लेषण वो जरूर किया होगा, विषय वस्तु में पढ़ा होगा तभी तो उच्च अंक लाया होगा, लेकिन नवाचार की सृजनशीलता उस बालक के में हो, ये संभव नहीं हो सकता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 239 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एकदम अखियां मूंद के मार रहे हैं क्या गुरुजी? अखियां मूंद के मत मारिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऐसे मार रहे हैं कि एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं। क्वेश्चन एकदम सही है, जबरदस्त है, उसको देखिए, उसको पढ़िए, फिर सही तरीके से चले। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है, अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। चलिए गुरुजी लोग फटाफट आज के लास्ट प्रश्न का आप लोग कमेंट करें। अहम निर्देशित होता है
इदम अहम परम अहम। ये अहम जो निर्देशित होता है किसके सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है? एक बार सभी लोग आज के लास्ट प्रश्न का कमेंट करें, क्या सही उत्तर होगा इसका? तो ध्यान देंगे, जो अहम निर्देशित होता है वो वास्तविकता के साथ निर्देशित होता है, सच्चाई के साथ निर्देशित होता है। क्वेश्चन नंबर 140 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। वास्तविकता का सिद्धांत जुड़ा होता है अहम के साथ। अहम क्या है? तो आप ध्यान देंगे बेटे कि अहम जो है ये आप जब तक सही तरीके से आपके सामने वो ना आ जाए, वास्तविक रूप से ना आ जाए, तब तक आपके पास ईगो नहीं आता। ईगो आना चाहिए। कब तक आना चाहिए? जब तक आप कहेंगे वास्तविकता से आप परिचित ना हो, तब वास्तविकता के साथ अहम को निर्देशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 240 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कैसा रहा आज का प्रैक्टिस सेशन, कैसा रहा आज के प्रश्नों की श्रृंखला। जबरदस्त तरीके से एक छोटा सा कमेंट करेंगे आप, कैसा रहा आज का प्रैक्टिस सेशन और प्रश्न कैसे डाले जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेशन में। बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला मेरी तरफ से तो भाई डाला ही जाता है, जिससे कि संभावनाएं हो आपके 6 to 8 1 to 5 में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को डाला जाए। क्लियर है? तो एक बार सभी लोग कमेंट करें, कैसा प्रश्न रहा, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं टोटली, और कितने प्रश्न ऐसे थे जो आप नहीं समझ सके। एक बार कमेंट करेंगे, सभी बच्चों के द्वारा कमेंट आना चाहिए भाई। देखिए, आपके द्वारा जो भी एनर्जी झोंका जाएगा प्रैक्टिस सेशन में, उससे डबल एनर्जी आपके प्रैक्टिस सेशन में मेरे द्वारा झोंका जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कि सीडीपी के एक भी प्रश्न अगर आपके प्रैक्टिस सेशन और आपके क्लास के टॉपिक टेस्ट से बाहर जाएगा तो जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी के साथ आपको भी पढ़ना होगा, क्योंकि यूपी टेट कब आएगा, कैसे आएगा, देखते हैं। प्रश्न तो बनाया ही जाएगा। आयोग पहली बार है भाई, पीएनपी ने छोड़ ही दिया है एग्जाम कराना, शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है। तो बेटा थोड़ा सा माइंडसेट के साथ आप लोग लगे यूपी टेट में। मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि पहली बार अगर है तो पहली बार आयोग की परिकल्पना, उनकी सोच को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। भले वो सिलेबस में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन बेटा अगर लेवल प्रश्नों को उठाएंगे तो लेवल कुछ भी उठ सकता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे जो मेरे सेगमेंट के साथ, जो मेरे सेशन के साथ निरंतर चल रहे हैं, उनको मैं बेहतर से बेहतर दे पाऊं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।